हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गेम, कि कितने तरह के गेम होते हैं। ठीक है, तो यार गेम्स को ना कई कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जब इसको डिवाइड करते हैं तो दो तरह के गेम होते हैं। पहला होता है पार्शियल गेम और दूसरा होता है इम्पार्शियल गेम। ठीक है, पार्शियल इम्पार्शियल का क्या मतलब है देखते हैं। तो पार्शियल ना शब्द से समझ में आ रहा है जिसमें ना पार्शियलिटी होती हो तो पार्शियल गेम, और जिसमें पार्शियलिटी नहीं होती हो पार्शियल गेम। तो ना किस बेसिस पे हम पार्शियलिटी और इम्पार्शियलिटी की बात करते हैं वो देख रहे हैं। तो ना मान लो कि दो प्लेयर ना खेल रहे हैं कोई गेम, ए और बी दो प्लेयर हैं जो कोई गेम खेल रहे हैं। तो जो ए की या बी की मूव होगी ना वो ना सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करे। अगर ठीक है, सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करे, इस पर डिपेंड ना करे कि ए खेल रहा है या बी खेल रहा है। ठीक है, तो वो होता है हमारा इम्पार्शियल गेम, जिसमें जिस गेम में हमारी मूव्स जो होती है ना वो डिपेंड करती है ओनली ऑन पोजीशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगी कि गेम की ना पोजीशन क्या है, स्टेट क्या है गेम का, उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, चल कौन रहा है ना मूव उस पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, कौन खेल रहा है क्या, या फिर किसकी बारी है। बट पार्शियल गेम में क्या होता है कि मूव जो है ना वो दोनों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है हमारा पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, एंड प्लेयर पे भी डिपेंड करता है कि कौन खेल रहा है, ए खेल रहा है बी खेल रहा है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो पार्शियल गेम का एग्जांपल है चेस। चेस पार्शियल गेम का एग्जांपल हुआ ना। कैसे, देखो यार, चेस में ना व्हाइट और ब्लैक होते हैं, दो तरफ होते हैं ना बंदे। अब अगर ब्लैक की मूव है तो क्या वो व्हाइट के प्लेयर्स को मूव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड नहीं किया इसने। ठीक है, यहाँ पे ना वो प्लेयर पे भी डिपेंड कर रहा है कि कौन खेल रहा है उस गेम को, कि यहाँ ना पार्शियलिटी हो रही है किस बेसिस पे कि खेल कौन रहा है, उस बेसिस पे ना पार्शियलिटी हो रही है। और इम्पार्शियल गेम में एक और एग्जांपल देख लेते हैं पार्शियल का। जैसे टिक टैक टू है। ठीक है, टिक टैक टो में भी ना पार्शियलिटी होती है यार। टिक टैक टो, ठीक है, इसमें पार्शियलिटी होती है। कैसे पार्शियलिटी होती है, देखो यार, जीरो काटा में हम क्या करते हैं, मान लो कि उसका जीरो यहाँ था, मेरा काटा यहाँ था, उसका जीरो यहाँ था। अब ना मैं यहाँ पे अपना काटा लगा के इसको ना अपनी लाइन नहीं बना सकता, इसको अपनी लाइन नहीं बना सकता। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ ना चलता, मैं यहाँ चल देता, कुछ यहाँ चल देता, ठीक है, तो वो अपना यहाँ जीरो लगा के ना ये बना सकता था, है ना। तो यार ये ना बंदे पे भी डिपेंड कर रही है कि कौन खेल रहा है, ए खेल रहा है या बी खेल रहा है, मतलब जीरो वाला खेल रहा है या फिर काटा वाला बंदा खेल रहा है। तो उस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये होता है हमारा पार्शियल गेम। तो अभी तक जो हमने गेम्स देखे हैं ना पीछे वाली वीडियोस में, वो सारे ना इम्पार्शियल गेम थे। जैसे पाइल्स था, पाइल्स में किसी ने, मतलब किसी के पास मान लो पाइल्स ना 5 यहाँ पे डिस्क है रखे हुए, और फर्क नहीं पड़ता ना कि ए खेले या बी खेले, अब जो भी खेले जीतेगा ही जीतेगा, है ना। ऐसा था कुछ। तो यहाँ पे ना ए भी खेल सकता है, बी भी खेल सकता है, मतलब जिसकी भी मूव हो वो कितने भी उठा सकता है, कैसे भी खेल सकता है। तो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है हमारा आंसर। ठीक है, या फिर हमें कितने मूव चल सकते हैं हम, ये सिर्फ ना पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हुआ हमारा इम्पार्शियल गेम। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा ना वो इम्पार्शियल गेम था, और अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो सब ना हम इम्पार्शियल गेम ही देखने वाले हैं। ठीक है, हम सारा इम्पार्शियल गेम ही देखेंगे। ठीक है, अब ना इम्पार्शियल के दो पार्ट होते हैं। इम्पार्शियल का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल गेम, नॉर्मल गेम, और एक होता है जिसे कहते हैं माइजर गेम। ठीक है, ये होता है हमारा माइजर गेम। नॉर्मल गेम माइजर गेम क्या होता है ये देखते हैं। तो नॉर्मल गेम क्या कहता है, नॉर्मल गेम ये कहता है कि जब ए और बी खेलेंगे ना तो जो लास्ट में उठाएगा ना वो जीतेगा। जैसे हमारे पाइल्स में क्या था कि जो लास्ट में उठाया, कुछ पाइल्स दिए हुए हैं और कुछ डिस्क दिए हुए हैं, जो लास्ट में उठाएगा वो जीतेगा, ऐसा कुछ था ना। तो मतलब ये है कि जो लास्ट में उठाएगा वो जीतेगा। तो वो होता है हमारा नॉर्मल गेम। ठीक है, लास्ट फाइंड विन। ठीक है, जो लास्ट में फाइंड करेगा वो विन करेगा। और माइजर गेम्स का उल्टा होता है कि जो लास्ट में उठाएगा ना वो हारेगा। ठीक है, मतलब हर प्लेयर ये चाहेगा, हर प्लेयर के लिए विनिंग स्टेट ये होगा कि वो लास्ट में ना उठाए। ठीक है, तो ये है लास्ट फाइंड लूज। ठीक है, ये लूज कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यार ये चार चीजें हमने देखनी थी कि पार्शियल क्या होता है, इम्पार्शियल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, माइजर क्या होता है। तो अगर क्वेश्चंस में ना हमें ये वर्ड्स दिखेंगे ना तो हम समझ पाएंगे कि यार इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, ठीक है यार, तो आगे बढ़ने से पहले ना एक बार पीएमआई का प्रूफ देख लेते हैं। मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में कि यार पीएमआई देखेंगे हम निम गेम वाली वीडियो में। ठीक है, तो जो निम गेम का प्रूफ है ना जो हम करने वाले वो ना इंडक्शन मेथड से होता है। ठीक है, और इंडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अलग अलग चीजें, बट जो बैकग्राउंड है ना इनका वो थोड़ा रिलेट करता है, मतलब। ठीक है, तो पीएमआई का ऐसा कोई यूज नहीं है निम गेम वाले में, बट हाँ पीएमआई ना यार आगे कई सारे प्रूफ्स में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपको रिकर्जन समझ में नहीं आ रही है, रिकर्जन कैसे काम कर रहा है, तो रिकर्जन का भी जो बैकग्राउंड है ना वो पीएमआई ही है। पीएमआई जो है
उसको ना हम मैथ में कहते हैं, मैथ में मतलब पीएमआई को पीएमआई कह देते हैं, और कंप्यूटर साइंस में सीएस में ना पीएमआई को रिकर्जन कहते हैं। इतना ही अंतर है पीएमआई और रिकर्जन में, इससे ज्यादा मेरे को अंतर नहीं लगता कि पीएमआई रिकर्जन में कोई अंतर है। तो यार पीएमआई ना काफी जगह पे काम आती है, ठीक है। तो एक बार इसका ना प्रूफ देख लेते हैं कि यार पीएमआई का क्या प्रूफ है। तो जैसे जस्ट सपोज एक कोई फंक्शन ले लेते हैं, तो एक फंक्शन ले लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसका सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, ठीक है। और ये मतलब ऐसे 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे ना हमें इक्वेशन दी होती है पीएमआई में, यार ये इक्वेशन है, इसको प्रूफ करो कि ये सही है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एफ ऑफ वन के लिए प्रूफ करते हैं। तो एफ ऑफ वन के लिए प्रूफ करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, तो इधर से करें तो यार ये तो 1 आ जाएगी सीधा, है ना। 1 से लेके 1 तक ही सम करना है, ये आ जाएगा इक्वल टू, हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 इंटू 2 बाई 2, तो 1 हो गया। तो ये आ गया 1 इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब है कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के। ऐसा हम करते थे पहले, बेस कंडीशन प्रूफ करते थे, इसके बाद ना मान लेते थे, एक हाइपोथेसिस मानते थे। और मैंने ना यार इसी का रीजन पूछा था कि हाइपोथेसिस ना क्यों मानते हैं, या फिर इसके पीछे क्या रीजन है कि इस हाइपोथेसिस को मानने का, या अगर कोई प्रूफ हो तो यार वो ढूंढो। तो हाइपोथेसिस ये मानते थे कि ना एन इक्वल टू के के लिए ना वो फंक्शन काम कर रहा है, ये एक बार मान लिया हमने, मतलब कि एफ ऑफ के जो है वो बराबर है के इंटू के प्लस वन बाय टू, जो कि बराबर होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल के तक, ये मान रहे हैं हम। और हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ के प्लस वन जो है ना, ठीक है, एफ ऑफ के प्लस वन जो है मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस से लेके के प्लस वन तक की जो वैल्यू है वो बराबर है के प्लस वन इंटू के प्लस टू बाई टू के। ये प्रूफ करनी है हमको, है ना। इसको हम कैसे प्रूफ करते थे, इसको हम ये प्रूफ करते हैं कि 1, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस के लिख लेते हैं, प्लस के प्लस 1 ये कर लेते हैं, और फिर इसकी वैल्यू को ना, इसकी वैल्यू को यहाँ से इससे रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ वाली वैल्यू से। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल के की वैल्यू हो जाती है के इंटू के प्लस वन बाई टू प्लस के प्लस वन, और राइट हैंड साइड में तो यही है यार, के प्लस वन इंटू के प्लस टू बाई टू, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यार ये दोनों ना इक्वल आ जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ना तो यार ये दोनों ना इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था पीएमआई कि ये काम कैसे करता है। अब मेन चीज थी हाइपोथेसिस कि यार इसका प्रूफ, इसकी फील क्या है कि यार इसके पीछे क्यों इस हाइपोथेसिस पे ना सारे फंक्शंस काम कर जाते हैं। तो इसका रीजन ये है क्योंकि ना हमने ना एफ ऑफ वन के लिए या फिर एफ ऑफ जीरो के लिए ना पहले ही प्रूफ कर रखा है। इसकी फील यही है और इसका रीजन यही है इस हाइपोथेसिस का मानने का, ठीक है। थोड़ी फील लेते हैं यार इस चीज की, थोड़ी सी फील लेते हैं, थोड़ी जगह बनाता हूँ। तो देखो यार एन इक्वल टू के लिए हमने माना है, तो बेसिकली एन इक्वल टू के लिए जो हमने माना है ना वो सिर्फ के लिए माना नहीं है, वो हमने प्रूफ करके आ चुके हैं। कैसे, ये देखो यार, हमने एफ इक्वल टू वन के लिए प्रूफ किया था, बिल्कुल किया था। अब हमने क्या माना है कि एफ ऑफ के लिए ना मान लो कि वो सही काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग फेज पे ना जो हमने के है ना, जो हमारा के है वो कुछ नहीं है, वो के इक्वल टू वन ही है। सच बताएं तो वो ना के इक्वल टू वन ही है। और हमने क्या बोला कि के प्लस वन के लिए ना प्रूफ करेंगे, तो बेसिकली हम एफ ऑफ वन की हेल्प से एफ ऑफ टू के लिए ना प्रूफ कर रहे हैं। जब हम जनरलाइज कर रहे हैं चीज को तो यार ये तो हम बोल ही सकते हैं ना कि एफ ऑफ के लिए हमने प्रूफ कर दिया, एंड देन एफ ऑफ के प्लस वन के लिए हमने यहाँ पे दोबारा प्रूफ कर दिया। तो यार दोनों चीज तो हम ही प्रूफ कर रहे हैं, कुछ हाइपोथेसिस नाम की तो कोई चीज हुई नहीं, है ना। वो तो जनरलाइज करने के लिए एक हाइपोथेसिस लिख दिया वहां पे, ठीक है। तो बेसिकली एफ ऑफ वन भी हमने प्रूफ किया, एफ ऑफ टू भी हमने प्रूफ किया। और अब मान लेते हैं एफ ऑफ टू प्रूफ करने के बाद कि के हमारा ना टू था, ठीक है। तो उस टाइम पे के प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री, मतलब कि एफ ऑफ टू की हेल्प से हमने एफ ऑफ थ्री प्रूफ किया है, और एफ ऑफ टू तो प्रूफ हो ही रखा था पहले ही। तो एफ ऑफ वन की हेल्प से हमने एफ ऑफ टू प्रूफ किया, और एफ ऑफ टू की हेल्प से हमने एफ ऑफ थ्री प्रूफ किया, एंड सो ऑन। एफ ऑफ थ्री की हेल्प से हमने एफ ऑफ फोर प्रूफ किया, एंड देन एफ ऑफ फोर की हेल्प से हमने एफ ऑफ फाइव प्रूफ किया। ऐसे ना हम प्रूफ करते चले जाते हैं इसको, ठीक है। और इसको जब जनरलाइज्ड वे में हम प्रूफ करते हैं ना तो वहां पे काम को आसान बनाने के लिए हम कहते हैं कि यार मान लो एक हाइपोथेसिस दे दी गई है कि मान लो कि n इक्वल टू के लिए ये है, तो अगर हम n इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ कर सकते हैं ना, अगर इसके लिए हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा फंक्शन सबके लिए सही काम करेगा। तो बेसिकली हाइपोथेसिस नाम की ना कोई चीज है नहीं, क्योंकि यार अगर हम मानने लग जाते हैं ना किसी चीज को, सिर्फ मानने लग गए तो यार वो तो काम गलत कर देगा। तो यार हाइपोथेसिस टाइप की ना कोई चीज है नहीं यहाँ पे, बस काम को आसान करने के लिए ऐसा हम लिखते हैं ताकि काम आसान हो जाए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप ना रिलेट कर पाओ ना तो ये कुछ नहीं है, ये ना रिकर्जन है। जो रिकर्जन का स्टैक नहीं बनता था कि एक फंक्शन को जैसे फिबोनाची निकालना है तो फिबोनाची n के लिए कॉल करते थे, वो n-1 के लिए कॉल करता था, वो हमारा n-2 के लिए कॉल करता था, एंड सो ऑन चलता रहता था।
एंड देन 1 वाले पे ना आके वैल्यू रिटर्न हो जाती थी। तो पहले 1 वाली वैल्यू रिटर्न होती थी, फिर 2 वाली वैल्यू रिटर्न होती थी, फिर 3 वाली रिटर्न होती थी, ऐसे होता था ना। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, पहले एफ ऑफ 1 हमने खुद से प्रूफ किया है, जो एफ ऑफ 1 में हम खुद की वैल्यू रखते थे स्टार्टिंग में, रिकर्जन याद हो तो, और उसके बाद हमने एफ ऑफ 2 प्रूफ किया, फिर एफ ऑफ 3 प्रूफ किया, फिर एफ ऑफ 4 प्रूफ किया, एंड सो ऑन, ऐसे प्रूफ करते चले गए। तो अगर हमें फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल टाइम पे, कि पहले 1 पे कॉल करते हैं, तो 1 के लिए 1 में वैल्यू सेट करी होती है, फिर 2 पे जाते हैं, फिर 3 पे जाते हैं, फिर 4 पे जाते हैं। जब 4 मान लो जैसे 2 3 4 पे गए तो क्या करते हैं, अपनी जो पिछली वैल्यू थी ना उससे तो वैल्यू बनाते हैं। सॉरी, इसको ना फैक्ट लिख लो, फैक्टोरियल लिख लो, मतलब मैं फैक्टोरियल की बात कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि फैक्टोरियल की वैल्यू बनाने के लिए अपने पिछले वाले पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे भी तो हर चीज पिछले वाले पे डिपेंडेंट है यार, पीएमआई में, है ना। और यहाँ पे भी स्टैक बन रहा है, जैसे हमारा रिकर्जन में स्टैक बनता था। तो क्या है, रिकर्जन और पीएमआई में क्या ही अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है रिकर्जन और पीएमआई में। एक बेस कंडीशन यहाँ भी है, एक बेस कंडीशन यहाँ भी थी, ठीक है। उसके बाद स्टैक यहाँ भी बन रहा है और स्टैक यहाँ भी बनता है, ठीक है। उसके बाद हम अपना काम कुछ यहाँ ऐड करते थे, यहाँ पर कुछ अपना काम ऐड करते थे, जैसे फैक ऑफ 4 निकाले तो ये 4 इंटू फैक ऑफ 3 आएगा, है ना, ऐसा करते। तो अपना काम कुछ किया एंड देन जो हमारे चाइल्ड है उससे आंसर ले आए। इसमें भी यही होता है कि जब हम एफ ऑफ 4 निकाल रहे थे तो अपनी वैल्यू प्लस करते थे ना 4, एंड देन 3 + 2 + 1 की वैल्यू लेके आ जाते थे अपने चाइल्ड से, अपनी वैल्यू यहाँ पे प्लस करते थे। फिर वैसा से यही काम है, बिल्कुल सेम है, रिकर्जन और पीएमआई में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यार ये था हमारा पीएमआई का प्रूफ, ठीक है, कि यार ये हाइपोथेसिस कैसे काम करता है, ठीक है यार। अब ना निम गेम की तरफ बढ़ते हैं, और निम गेम ना यार इंडक्शन मेथड से प्रूफ होगा, ठीक है। ठीक है यार, देखते हैं, ठीक है यार, निम गेम स्टार्ट करते हैं। तो निम गेम के लास्ट में गेम लिखा हुआ है, तो ऐसा मत समझना कि ये कोई अलग टाइप का गेम है या कुछ ऐसा है, नहीं, एक गेम है, इसका नाम दे दिया खाली, तो निम नाम है उसका, उसका ना गेम लगा दिया क्योंकि एक गेम है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गेम में नहीं आता, ठीक है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि निम गेम क्या कह रहा है। निम गेम ये कहता है कि आपके पास ना कुछ पाइल्स हैं, कुछ मान लो n पाइल्स हैं, ठीक है, n पाइल्स हैं, कुछ ऐसे पाइल्स रखे हुए हैं, और उसमें ना कुछ डिस्क है, मतलब रेंडमली कुछ भी डिस्क हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब में इक्वल ही डिस्क होंगे। ऐसे इसमें 3 है, इसमें 2 है मान लो, ठीक है, और इसमें 5 है, ठीक है, और इसमें 1 ही है। तो ये 3 2 5 और 1, तो ऐसे ना इसके पास डिस्क है रखे हुए, ठीक है। हमें 2 प्लेयर दिए हुए हैं ए और बी, जिसमें से ए प्लेयर जो है ना वो पहले खेलेगा और दोनों ना इक्वली तेज है, मतलब ऑप्टिमली खेलेंगे, ठीक है। अब ए और बी ना क्या मूव चल सकते हैं, ए और बी ना किसी भी एक फाइल को चूज करके एक बार में कोई सा भी एक फाइल चूज कर लेंगे, और उसमें से ना कितने भी डिस्क हटा सकते हैं, जितना उनका मन करे, ठीक है, जितना उनका मन करे। जैसे यहाँ पे खड़े हुए, मान लो कि ए ने ना ये वाला फाइल चूज किया, तो वो क्या करेगा, इस फाइल में से ना कितने भी डिस्क निकाल सकता है, 1 2 3 4 या 5, कितने भी डिस्क निकाल सकता है। अगर मान लो कि ए ने ये वाला चूज किया, तो इसमें से वो कितने निकाल सकता है, 1 2 या 3, कितने भी निकाल सकता है, लेकिन एक फाइल में से निकाल सकता है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ना ए और बी अपने अपने मूव चलेंगे कुछ कुछ। तो जो बंदा लास्ट में डिस्क उठाएगा ना वो जीतेगा, ठीक है। तो मतलब ये एक ना नॉर्मल गेम है, जो लास्ट में उठा रहा है और जीत रहा है, तो ये किस टाइप का गेम होता है, नॉर्मल गेम होता है ना। तो ये एक नॉर्मल गेम है। तो यार क्वेश्चन को ना और अच्छे से समझने के लिए ना एग्जाम्पल पे ना करके देखते हैं, 1 2 स्टेप करके देखते हैं, तो ना एग्जैक्टली कैसे काम करना है हमको ये देख लेते हैं। तो जैसे 3 2 5 और 1 दिया हुआ है हमको वैल्यू, ठीक है। ये हमारी ना हर फाइल में डिस्क की वैल्यू है, इतने इतने डिस्क हैं। तो ए ने अगर चूज किया कि यार एक काम करो, यहाँ से ना ए ने चूज किया कि यहाँ से ना यार 2 फाइल उठा लेते हैं इस वाले से, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे 2 फाइल बचेंगे, यहाँ 5, यहाँ पे 1। अब बी चूज करेगा, अब बी कह रहा है कि यार मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यार यहाँ से ना मैं 4 उठा लेता हूँ, तो 1 2 1 1, ये स्टेट बच जाएगा ए के पास। अब ए की बारी आएगी, तो ये चला है ए ने, ये चला है बी ने, अब ए की चलने की बारी है। तो ऐसे ना चलते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे ना 0 0 0 0 बन जाएगा। तो उस स्टेज का क्या मतलब है कि जिसकी बारी पे वो स्टेज आया है ना वो हार गया, क्योंकि वो कुछ उठा नहीं पाया, है ना। मतलब इससे पहले जिसने उठाया होगा वो जीत गया, लास्ट फाइंड विन है ना, जिसने लास्ट में उठाया वो जीत गया, और जिसको नहीं मिल पाया उसके बाद वो हार गया। तो यार जिसके पास 0 0 0 वाली स्टेट आएगी ना वो हार जाएगा। कुछ ऐसे करके हमें गेम खेलना है। तो हमें ना ये बताना है कि इस गेम में ना एट द एंड कौन जीतेगा। तो यार निम गेम का ना एक थ्योरम है, ठीक है, वो थ्योरम देखते हैं वो क्या कहता है, फिर ना कोशिश करेंगे उसे प्रूफ करने का। निम गेम में थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास ना n पाइल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें कुछ कुछ डिस्क है रखे हुए, तो कौन जीतेगा ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने डिस्क है ना, जो नंबर ऑफ डिस्क है उन सबको ना जोर कर लो। जैसे हमें ये दिए हुए, मान लो 4 पाइल दिए हुए हैं, उसमें ये डिस्क है, इन सबको ना जोर कर लेंगे पहले। तो 3 जोर 2 जोर 5 जोर 1, जोर कर लिया। अब अगर इन सब का जोर ना 0 आता है, ठीक है, तो जो पहले खेल रहा है वो हार जाएगा, मतलब इसमें ए हार जाएगा तो बी जीतेगा,
है ना, पहले तो ए खेल रहा था ना, तो ए हारेगा बी जीतेगा। और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है, तो ए जीतेगा। ठीक है, ये थ्योरम कह रही है हमारी। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित की थ्योरम ये कह रही है कि अगर हमारे पास एन पाइल्स दिए हुए हैं और उसमें कुछ नंबर ऑफ डिस्क दिए हुए हैं, तो उसमें अगर सभी नंबर ऑफ डिस्क को अगर हम जोर कर दें, ठीक है, उन सबकी वैल्यू का जोर कर दें, और अगर वो इक्वल टू जीरो निकल के आती है, ठीक है, तो दूसरा प्लेयर जीतेगा, मतलब बी जीतेगा। और अगर इक्वल टू और वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ए जीतेगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं यार कि इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है यार, तो प्रूफ देखने के लिए ना दो चीज हम डिफाइन करते हैं। एक एस नाम का वेरिएबल डिफाइन करते हैं और एक टी नाम का वेरिएबल डिफाइन करते हैं। एस क्या बताता है, एस से पहले ना एक और चीज डिफाइन करते हैं कि हमारे पास पाइल्स में ना डिस्क कितने कितने दिए हैं। तो मान लेते हैं कि एन पाइल्स हैं। ठीक है, ये लेट किया हमने कि एन पाइल्स हैं, और जो डिस्क है ना वो कुछ ऐसे है, x1 x2 x3 टिल xn। ठीक है, ऐसे हमारे फाइल्स के अंदर डिस्क है। तो एस जो है ना वो हमारी अभी की स्टेट है कि अभी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी अगर मैं इनको जोर कर दूं तो। अभी स्टेट का मतलब है कि अभी हमारे पास 3 2 5 1 है ना, तो इस स्टेट को अगर जोर कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी, तो वो मेरे ना एस में है। तो ये बेसिकली इक्वल है x1 जोर x2 जोर x3 एंड सो ऑन xn के। ठीक है, जोर लगाते हैं सो xn के। अब टी जो है ना वो एस के ना जस्ट इमीडिएट अगले वाली, जस्ट इमीडिएट अगले वाला स्टेप है ये। मतलब अगर मैंने किसी एक फाइल को चेंज कर दिया, किसी एक फाइल को चेंज कर दिया, तो क्या स्टेट बन जाएगी, इसको ये ना स्टेट की तरह समझो कि एक स्टेट है फिर टी एक स्टेट है, इमीडिएट जस्ट बाद वाली। ठीक है, तो टी के पास जो वैल्यूज होंगी ना वो कुछ ऐसी हो जाएंगी कि यार x1 डैश प्लस सॉरी जोर x2 डैश जोर x3 डैश जोर सो वन जोर xn डैश। ठीक है, ये एस जो स्टेट थी उसके जस्ट इमीडिएट बाद वाली स्टेट है टी। ठीक है ना, ये है। तो ये चार चीजें मैंने डिफाइन करी है, एक तो एन, अरे फिर x1 x2 से लेके xn तक, फिर s और t। ठीक है, और ना इसमें साथ साथ हम दो जोर की प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। हो सकता है किसी को पता हो सकता है किसी को ना पता हो, ज्यादातर को पता ही होगा वैसे, कि जैसे a इक्वल टू ना जीरो जोर a होता है, कि अगर जीरो को ना किसी के साथ जोर करें ना तो वही वैल्यू आ जाती है। एक तो ये, और दूसरी चीज इसी को अगर a को इधर ले आए तो a जोर a जो होगा ना वो जीरो के बराबर होता है। बस ये दो प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी है, सबको ज्यादातर वो तो मालूम ही होगा, बट अगर किसी को नहीं मालूम है तो बस हम दिमाग में डाल लो कि ऐसा होता है। तो अब अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि t इक्वल टू जीरो जोर टी, ये तो मैंने लिखा ही था यहाँ पे, ये इक्वल टू जीरो जोर ए वही है। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो जोर टी लिख सकता हूँ। और मेरे को पता है कि यहाँ पे जो जीरो वैल्यू है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि t इक्वल टू एस जोर एस जोर टी। मुझे पता है कि दो सेम वैल्यू का जो जोर होता है ना जीरो होता है, तो जीरो को मैं एस जोर एस लिख सकता हूँ, है ना। और एस को मैं अगर मैं खोल दूँ, इस एस को खोलूँ तो ये कैसे हो जाएगा, ये जोर है, ये हो जाएगा x1 जोर x2 जोर x3 एंड सो ऑन xn। जोर है यार, ये जोर है। ठीक है, और अगर मैं t को खोल दूं तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा x1 डैश प्लस सॉरी जोर x2 डैश जोर सो ऑन xn डैश। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। और यार हमें ये तो पता ही है कि यहाँ पे जो ये x1 से लेके xn तक का जोर लिखा हुआ है और x1 डैश से xn डैश तक का जोर लिखा हुआ है, इसमें मतलब सारी वैल्यू इक्वल है, बस एक वैल्यू चेंज हुई है क्योंकि हमने एक ही फाइल पे वैल्यू चेंज करी है ना, एक ही फाइल पे तो डिस्क निकाले हैं, तो एक ही फाइल की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सब सेम है। और हमने यहाँ देखा था कि ए जोर ए क्या होता है, जीरो होता है। तो यार वो दोनों जब आपस में जोर होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जिस फाइल पे हमने नंबर ऑफ डिस्क चेंज किया है ना बस वही वाले टर्म बच जाएंगे, और बाकी सब तो कट जाएंगे और सब बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यार वो ना केथ फाइल था, वो ना केथ फाइल था जिसपे हमने चेंज किया है नंबर ऑफ डिस्क को, तो हो जाएगा एस जोर एक्स के जोर एक्स के डैश। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये हमारी ना फाइनल इक्वेशन आई है, अब है ना इस इक्वेशन पे काम करना है। ठीक है, तो इसमें ना हम दो चीज़ों पे ध्यान देंगे। एक तो ये कि जब हमारा ना एस जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, बस ये वाला इक्वेशन रख लिया हमने अभी। देखो दो चीजें आएंगी, या तो हमारा एस जीरो होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेके चलते हैं केस को। तो अगर हमारा एस जीरो होता है, ठीक है, अगर एस जीरो हो गया ना यार, अगर ये चीज जीरो हो गई तो कभी हमारा टी जीरो नहीं हो पाएगा। ये चीज ना साफ साफ पता चल रही है इस चीज से। कैसे, अगर एस जीरो हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टी इक्वल टू एक्स के जोर एक्स डैश के लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जीरो जोर कुछ भी लिखते हैं तो वो वही वैल्यू हो जाती है। तो अब हमें पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ना अलग अलग है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ डिस्क तो उठाया ही है ना। तो ये एक्स के और एक्स के डैश ना इक्वल नहीं है, ये हमें पता है।
तो यार अगर दो वैल्यू अलग अलग है तो उनका जोर ना कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज फिक्स है। मतलब अगर मेरे किसी स्टेट पे सभी वैल्यू का जोर जीरो आ रहा है तो उसके जस्ट इमीडिएट आफ्टर जो स्टेट बनेगी ना उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये चीज यहाँ से ना साफ साफ समझ में आ रही है, ठीक है, कूल है यार। ठीक है यार, अब ना एस इज नॉट इक्वल टू वाला केस देख लेते हैं, जब एस जीरो के बराबर नहीं है। तो इसमें अभी हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि अगर एस की वैल्यू जीरो है ना तो टी की वैल्यू ना कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, जस्ट इमीडिएट आफ्टर जो स्टेप आने वाला है या फिर कोई स्टेट बनने वाला है उसमें कभी जीरो नहीं हो सकती। इसमें क्या प्रूफ करना है हमको कि अगर एस की वैल्यू ना नॉट इक्वल टू जीरो है ना तो मैं हर बार ऐसा कर सकता हूँ कि टी की वैल्यू ना जीरो बन जाए, ऐसा मैं हर बार कर सकता हूँ, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि यार अगर एस नॉट इक्वल टू जीरो है तो टी इक्वल टू जीरो मैं बना सकता हूँ हर बार। ये देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एस की वैल्यू क्या आएगी, कुछ डी आएगी, कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगी। तो जैसे हमें जो दिया हुआ था एग्जाम्पल जो हमने लिया था पहले वो था 3251। इसमें देख लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 3 का मतलब 011, 2 का मतलब 010, 5 का मतलब 101 और 1 का मतलब 001। इसको करते हैं यार जोर, तो 101 आ गया, ये आ गया। तो इस केस में हमारा डी क्या है, 5 हमारा डी, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें मतलब कि डी में जो भी हमारे बिट सेट है ना वो बिट हमारे नंबर्स में ना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा, ठीक है। कुछ लोगों को इस चीज़ की फील होगी, कुछ चीज़ को नहीं होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी, ठीक है। तो देख लो यार, जैसे यहाँ पे ना इस लाइन में ना वन ऑड नंबर वाला आ रहा है, ठीक है, जैसे एक बार ही आ रहा है तो यहाँ पे ना बिट सेट है। इस लाइन में देखें जो दूसरी वाली लाइन है तो इसमें ना 2 बार 1 आ रहा है इसलिए 0 है, और इसमें ना 3 बार 1 आ रहा है इसलिए 1 है, ठीक है। ये तो चीज़ क्लियर है। और हमें ना सिर्फ एमएसबी से मतलब है, अभी अभी जो हमें काम करना है वो सिर्फ एमएसबी पे है। तो यार जो एमएसबी हमारी सेट हो रखी है ना उस एमएसबी पे मतलब उस बिट पे कोई ना कोई वैल्यू की बिट तो ऑन होगी होगी। जैसे यहाँ पे ना ये वाली बिट एमएसबी है, ये वाली बिट एमएसबी है, तो ये वाली बिट पे कहीं ना कहीं वैल्यू ना 1 होगी होगी। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये 5 पे ना 5 वैल्यू है, ये यहाँ पे इस वाली वैल्यू के लिए बिट ऑन है, ऐसा होगा ही होगा एक ना एक पे, तभी तो यहाँ पे 1 आया है ना, ठीक है। तो यार हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव ये है कि हम ना इस डी को ना जीरो में चेंज कर दें। मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यूज आ रही है जहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, इन दोनों को ना हम ना जीरो में चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या कर देंगे, जो यहाँ पे एमएसबी थी ना हम उसको ना जीरो में चेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो 5 इस वाले में जो यहाँ पे एमएसबी है इसको जीरो में चेंज कर देंगे, तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा। इसका जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये जीरो हो गया। तो इसके जीरो होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए ना वो जीरो आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो था, यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, तो इसको मैंने चेंज किया जीरो में, तो यहाँ पे जीरो आ गया क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 आ रहा है, जीरो आ गया। अब मेरे को ना अगले वाली पे ना इस पोजीशन पे ना जीरो चाहिए था, जीरो चाहिए था, तो ये तो जीरो ही है, उसको जीरो ही छोड़ देते। तो जो चीजें जैसी थी ना उसको वैसे ही छोड़ दो, जो चीजें जैसी थी उसको वैसे ही छोड़ दो, तो यार ये ना जीरो ही आ जाएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स देख रहे हो 1 आ रहा है तो जीरो आ गया। अब यहाँ पे ना दोबारा 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके जहां पे हमने पहली बार चेंज किया था ना वहां पे जो भी वैल्यू रखी हुई है ना उसको पलट दो सीधा, ठीक है। पलट दो इन द सेंस कि यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। यहाँ पे जीरो करने से ना जो हमारी फाइनल वैल्यू बनेगी ना वो जीरो बनेगी। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1 था, ये तो वैसे ही रहा। तो चेंज हमने सिर्फ इस वाले पाइल में ही किया है, चेंज हमने सिर्फ इस वाले पाइल में ही किया है, ठीक है। तो ये इवन नंबर ऑफ 1 आ रहा है लास्ट वाली लाइन में, इस वाली लाइन में इवन नंबर ऑफ 1 आ रहा है तो ये जीरो हो गया। तो हमने ना डी को ना जीरो कर दिया यार एट द एंड। एक बार दोबारा देख लेते हैं और अच्छे से फील ले लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो यार, जब हमने किसी एमएसबी को पकड़ा, जब हमने डी के ना उसके एमएसबी को पकड़ा और उसके हिसाब से ना कोई नंबर उठाया, तो नंबर उठाने के बाद हमने क्या किया, हमने ना उसकी एक बिट को ना जीरो कर दिया। फिक्स है कि हम उसकी बिट को ना जीरो ही कर रहे हैं, ठीक है। अब उसकी बिट को अगर मैं जीरो कर दूं उसके बाद तो मैं सिर्फ उसके इधर वाले बिट्स को ही चेंज कर रहा हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ की बिट को जीरो कर दूं, 1 था, 1 से मैंने जीरो कर दिया, अब मैं इधर वाले बिट्स को ना कैसे भी चेंज करूँ, जो वैल्यू बनने वाली है वो तो इस वाली वैल्यू जो पहले तुम्हारे पास वैल्यू थी उससे तो छोटी ही बनेगी ना यार, क्योंकि जो बड़ी वाली बिट थी उसको मैंने जीरो कर दिया, उसको मैंने जीरो में चेंज कर दिया। अब बाद में जो भी वैल्यू बनने वाली है वो तो छोटी बनने वाली है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 था तो 5 को जैसे यहाँ मैंने जीरो किया, यहाँ पे इसके इस वाले बिट को यहाँ पे इसको मैंने जीरो कर दिया। अब इसके बाद ना मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो वो जो वैल्यू बनेगी ना वो छोटी ही बनेगी 5 से, ठीक है। चलो यहाँ तो जीरो बन गई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं हर केस में कि जीरो ही बन जाए। जैसे एक केस और ले लेते हैं, देख लेते हैं कि हर बार ना जीरो नहीं बनेगा, बस इस चीज को फील कर लेते हैं एग्जांपल से। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 3257 का, 3257 ले लेते हैं यार, ठीक है। तो 3 का क्या लिख सकते हैं, 0
0 1 1, हाँ 2 को लिख सकते हैं 0 1 0, 5 को लिख सकते हैं 1 0 1 और 7 लिख सकते हैं 1 1 1। इसका निकालते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरा 1 1 0 आ गया। ठीक है, इसमें आ गया 1 1 0। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये वाला। ठीक है, अब इस पोजीशन पे किस किस की बिट ऑन है, जैसे इसकी बिट भी ऑन है, इसकी बिट भी ऑन है, इसकी बिट भी ऑन है। तो ना यार मैं कोई सी भी वैल्यू पकड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू ही पकड़नी है मुझे। ठीक है, तो मैं ना यार 2 पकड़ लेता हूँ। तो जैसे इसकी वैल्यू 3 थी, इसकी वैल्यू 2 थी और इसकी वैल्यू 7 थी ना, तो मैं 2 पकड़ लेता हूँ, 2 पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यार ये 2 है और ये 3 है, यहाँ जो वैल्यू है ना ये 3 है और ये जो 2 है, तो मैं 2 में चेंज कर रहा हूँ। तो ये छोटी वैल्यू है ना, तब भी मैं इस हिसाब से चेंज कर सकता हूँ कि 3 वाली चीज को ना कंपनसेट कर पाए। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो मैं 2 वाली वैल्यू में क्या करूंगा, देखो 3 लिख लेते हैं, 3 तो ये था हमारा, 2 में कुछ आने वाला है और 5 हमारा 5 ही रह जाएगा, 7 हमारा 7 ही रहेगा। बस 2 में कुछ चेंज करूंगा ना, इस बिट में चेंज नहीं करना, यहाँ पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जो MSB है सबसे पहले तो उसको 0 कर देना है, उसको तो आंख बंद करके 0 करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो ऑड नंबर टाइम्स आ रहा था ना, वो हमारा ना इवन नंबर टाइम्स आ रहा था, मतलब आने लग जाएगा। तो ये तो हमारा 0 ही था और ये भी हमारा 0 बन गया, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया ना 1, तो ये 0 बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे ना वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 है का मतलब ये है कि यार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ऐसा कि ना 1 जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे ना 0 था, 0 था तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 लिख देंगे ना, तो यार ये 0 टाइम्स बन सकते हैं, तो ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका भी जोर क्या जाएगा 0, 2 की वैल्यू से ही ना, 2 वैल्यू से भी 3 को कंपनसेट कर दिया। ठीक है, और 2 की वैल्यू ना चेंज हो गई ना, 1 में चेंज हो गई। जैसे यहाँ पे 5 तो 0 में चेंज हो रहा था, 2 ना 1 में चेंज हो गया। तो यार यहाँ पे ना ये चीज समझने वाली है मेन, कि हमने ना एक बिट को ना 1 से 0 में चेंज किया, उसके बाद जो भी चेंज उसके ऊपर कर रहे हैं ना, उस नंबर के ऊपर, वो सारे के सारे राइट हैंड साइड कर रहे हैं, जो कि ना उसकी वैल्यू को ना छोटा ही बनाता है। ठीक है, कभी ना बड़ी नहीं बना सकते उससे वैल्यू को हम, अगर 0 को 1 करें या 1 को 0 करें तो। ठीक है, अगर मेरे किसी फाइल में x वैल्यू रखी हुई है और उसको अगर मैं चेंज करता हूँ किसी वैल्यू y में, तो मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ y में कि जो मेरे अगला t स्टेट बन रहा है ना, सॉरी टी स्टेट बन रहा है ना, ये वाला टी स्टेट है, तो उसका जो जोर है वो 0 है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। और वो जो y वैल्यू है ना वो छोटी होगी x से। ठीक है, वो जो वैल्यू है वो छोटी होगी हमेशा x से। ठीक है, तो इस चीज से हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर s इज नॉट इक्वल टू 0 ना, तो t ना हमेशा 0 बनाएगा ही बनाएगा, सॉरी हमेशा नहीं बनाएगा। अगर s इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमेशा t इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर s इक्वल टू 0 है तो हम उसको ऐसे स्टेट में ला सकते हैं जहां पे t जो है ना वो इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसे स्टेट में ला सकते हैं। तो ये दोनों चीज ना हमने यहाँ देख ली है। ठीक है, तो यार एक तो ये चीज हमने प्रूफ करी कि अगर s इक्वल टू 0 है तो कभी भी t जो है ना वो 0 नहीं हो सकता, और अगर s इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम t को 0 वाले स्टेट में ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है यार, तो अभी तक ना हमारे पास दो चीजों का ना कंक्लूजन है कि s इक्वल टू 0 अगर है तो t इज नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा। ठीक है, और अगर किसी स्टेट का जोर ना मेरा 0 नहीं है तो मैं इसको t इक्वल टू 0 में ला सकता हूँ, ला सकता हूँ। ठीक है, तो एक तो हमारा ये और दूसरा हमारा ये। ठीक है, तो अब ना हम विनिंग और लूजिंग स्टेट बनाएंगे, जैसे हम और गेम्स बनाते थे ना विनिंग और लूजिंग स्टेट, वो बनाने की कोशिश करेंगे। हम इन दोनों प्रूफ के हेल्प से, जो ये चीज हमने प्रूफ करी है, इन दोनों प्रूफ की हेल्प से ना हम विनिंग और लूजिंग स्टेट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास नंबर था 3 2 5 एंड 7, वही नंबर ले लेते हैं, ये थे। ठीक है, तो 3 2 5 7 का जोर हमने देखा था कि 5 आया था। तो यार ये ना एक नॉन जीरो स्टेट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे s जो है ना वो नॉन जीरो है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं इसको ना एक जीरो वाली स्टेट पे पहुंचा दूं। ठीक है, उससे क्या होगा अगर मैं इसको जीरो वाली स्टेट पे पहुंचा देता हूँ, तो मतलब टी इक्वल टू जीरो वाली स्टेट पे ना पहुंचा देता हूँ, तो उससे क्या होगा, ठीक है, उससे ये होगा मैंने उसको ना एक जीरो वाली स्टेट पे पहुंचा दिया। ये नॉट इक्वल टू जीरो वाली स्टेट थी, ये जीरो वाली स्टेट है। तो अब जब उसकी बारी आएगी ना, दूसरे बंदे की बारी आएगी, वो मेरे को कभी भी ना जीरो वाली स्टेट पे नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन देख लिया हमने, है ना, कि अगर ऐसे जीरो है तो टी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये मेरे को जहां भी पहुंचाएगा ना वो नॉट इक्वल टू जीरो वाला ही स्टेट होगा। अब मेरी बारी आ गई यहाँ पे दोबारा। अब मैं जब चलूंगा तो मैं उसको दोबारा जानबूझ के ना जीरो वाले स्टेट पे ही धकेल के दूंगा। ठीक है, तो अब दोबारा वो क्या कर सकता है, मेरे को दोबारा नॉन जीरो पे ही भेजेगा, इसका भी हमने देख ही रखा है। तो ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो क्या होगा यार ना, एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पे ना जो इक्वल टू जीरो वाली चीज है ना, वो इक्वल टू जीरो जो होगा ना वो इस वजह से होगा क्योंकि इसके ना सभी पाइल्स में 0 0 0 0 पड़ा हुआ है। क्योंकि वैल्यू जो है, हर पाइल में जो वैल्यू है ना वो एक एक करके ना कम ही तो हो रही है, सिर्फ निकाल ही सकता हूं मैं, कुछ ऐड तो नहीं कर सकता। तो जब मैं निकाल रहा हूँ ना धीरे धीरे,
तो वैल्यू ना ऐसे कम होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी। तो ना एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे ना सभी पाइल्स में ना वैल्यू 0 0 0 0 होगी। बट ये चीज ना मेरे टर्न में नहीं होगी कि मुझे टर्न मिले और उस टाइम पे ना पाइल में ये ऐसी चीजें रखी हुई हो। ऐसा मेरे टर्न में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यार इसका जोर ना हमेशा 0 ही होता है और मेरे टर्न में मुझे पता है कि अगर मेरे स्टार्टिंग में अगर मेरे पास 0 नहीं है ना, ठीक है, मतलब मेरा जोर 0 नहीं आया, तो मेरा कभी भी जोर 0 आ ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं आ सकता? वैसे मेरा जोर 0 नहीं था तो मैं उसको 0 वाले पे भेज दूंगा तो फिर वो मेरे को नॉन 0 वाले पे भेज सकता है, फिर 0 वाले भेजूंगा वो मेरे को नॉन 0 वाले भेजेगा। ऐसे करते करते ना मैं हर बार एक नॉन 0 स्टेट पे ही खड़ा होऊंगा और मेरे को पता है कि इस स्टेट की वैल्यू जो होती है ना वो 0 ही होती है। तो यार देखो मेरे केस में ना कभी भी ये स्टेट नहीं आने वाला और ये ना एक लूजिंग स्टेट है। तो ये अगर कभी भी आएगा ना, इन फ्यूचर कभी भी आएगा, तो वो ना दूसरे वाले बंदे के टर्न में आएगा। ये चीज फील करने की बहुत जरूरी है। ठीक है यार, अगर नहीं भी हुई है फील ये चीज तो देखते हैं थोड़ा आगे, इसको ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 और 2 और 5 और 7 को आ जाएगी फील। ठीक है, एक सेकंड रब कर लेता हूँ। तो देखो यार ये वैल्यू थी, इसका जोर निकालना था। ठीक है, इसका जोर निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा 3 ना, तो 0 1 1, 2 का मतलब 0 1 0, 5 का मतलब 1 0 1, 7 का मतलब 1 1 1, जोर 0 1 1 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, इसका जोर है 3 आ गया यार। इसका नॉट इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 3 है। तो इसमें से हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो हमने क्या किया था? 2 को चेंज किया था ना, पिछली बारी में देखा था कैसे चेंज किया था। तो 2 को कैसे चेंज कर सकते हैं हम? 2 को ना 1 में चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 0 1 1, हो जाएगा 0 0 1, 2 को हमने 1 में चेंज कर दिया, मतलब एक पाइल उठा लिया मतलब। ठीक है, तो ये हो गया 0 सॉरी 1 0 1, ये हो गया 1 1 1, तो वैल्यू हो गई 0 0 0। सब में इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं ना, तो 0 0 0 हो गया। तो मैंने इसको एक इक्वल टू 0 वाली स्टेट पे पहुंचा दिया। कैसे? 3 जोर 1 जोर 5 जोर 7 करके यहां से सिर्फ एक डिस्क उठाया मैंने और उसको ना 0 वाले स्टेट पे मैंने पहुंचा दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो ना मुझे कहीं भी पहुंचाए, मान लो मेरे को कहीं भी पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन वो मेरे को ना 0 पे नहीं पहुंचा सकता। इसका प्रूफ देख रखा है क्योंकि हमने। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो ना ये 5 वाली ना पूरे डिस्क उठा लेता है। 5 वाली पाइल पे जो भी है सारी डिस्क उठा लेता है, मतलब 5 की 5 उठा ली उसने। तो ये हमारे लिए छोड़ेगा 3 जोर 1 जोर 0 जोर 7, ये छोड़ेगा। इसका जोर देखते हैं क्या आता है। तो 3 का है 0 1 1 लिखेंगे, 3 को 1 को लिखेंगे 0 0 1, 7 को लिखेंगे 1 1 1 और 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका जोर आएगा 1 0 1, 5 आ गया इसका जोर। इसको चेंज करते हैं। इसको अगर 0 बनाना है तो बिट कौन सा ऑन है? ये वाला बिट ऑन है ना, तो इसके लिए कौन सा वैल्यू लेंगे? ये वाली वैल्यू लेंगे। तो 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, 1 भी ऐसे ही रह जाएगा। 7 लेते हैं तो 7 पे ये वाला बिट तो 0 कर देंगे। अब यहाँ पे ना वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है ना, यहाँ वैल्यू 0 है, तो जैसे है वैल्यू वैसे ही छोड़ दो। 1 था 1 ही छोड़ दो। ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या है? 1 है, तो जो भी वैल्यू है ना उसको पलट दो। यहाँ वैल्यू क्या थी? 1, तो ये हो जाएगा 0। तो ये बन गया, क्या बन गया? ये बन गया हमारा 2। इसका सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। 7 को हमने 2 से रिप्लेस किया, तो मतलब हमने ना 5 वैल्यू मतलब 5 डिस्क उठाए हैं यहाँ से और इसको ना 2 से रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया 0, ये तो 0 था, और ये 1 ये 3, तो ये बन गया हमारी स्टेट। तो ये हमारी है नॉट इक्वल टू 0। इस स्टेट में आए तो ये ए की टर्न थी, ये बी की टर्न थी, अब दोबारा ए की टर्न है। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू 0 था, क्या था? इक्वल में था 5, उसने पलट के इसको 0 पे पहुंचा दिया दोबारा। ठीक है, अब ये बी की टर्न है यार। अब बी क्या करेगा? तो मान लेते हैं कि इस बार ना बी 3 उठा लेता है, तो स्टेट हो जाएगा हमारा 0 जोर 1 जोर 0 जोर 2। ठीक है, तो इस टाइम पे ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। देख लेते हैं कितना आती है वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारा 0 का 0 रह जाएगा, 1 हो जाएगा 0 0 1, और 0 तो लेंगे ही नहीं, 2 लेंगे खाली, तो 2 में हो जाएगा 0 1 0। तो वैल्यू आ गई 3। ठीक है यार, 3 है, इसको 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसकी ना ये वाली बिट ऑन है, तो कौन से नंबर की वाली बिट ऑन है? इस नंबर की है, 2 की है। ठीक है यार, चेंज करते हैं। तो ये तो 0 0 1 रह जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि डी में है, मतलब इस वाले में वो 0 करना है, वो 0 कर दिया। इसके बाद जो भी है 1 है, तो 1 वाले केस में क्या करते हैं? यहाँ 1 है ना, इस वाले केस में क्या करेंगे? इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 0 0 बच गया। ठीक है यार, तो ये तो उसने हमको दिया था। ठीक है, ये उसने हमको दिया था जहाँ पे वैल्यू बन रही थी 3। ठीक है, ये ए की स्टेट थी। अब ए वाला ना बी को जो स्टेट बना के देगा वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 0 जोर 1 जोर 0 जोर 1 देगा, जो कि इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो और ये बी की स्टेट है। अब देखते हैं कि बी वाला क्या करेगा। बी वाला क्या कर सकता है? या तो यहाँ से एक उठाएगा या फिर यहाँ से एक उठाएगा। तो बी ने ना फिर एक उठा लिया, तो ये बन जाएगा 0 जोर 1, इसको उठा लिया मान लो, तो 1 की जगह 0 0 एंड देन ये 1, ये आ गया नॉन 0, इसका जोर आएगा 1, और ये है ए के पास वैल्यू। अब ए क्या उठाएगा?
अब ए के पास नॉट इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ पे जोर जो है नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए क्या करेगा, ये फाइल उठा लेगा, ये फाइल पूरी उठा लेगा ना। तो यहाँ क्या बच गया, जीरो जोर जीरो जोर जीरो जोर जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। ये बी की स्टेट आई। तो यार ये जो स्टेट आई है ना फाइनली, ये हर बार ना यार बी की ही आएगी अगर स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो। ठीक है, ये हर बार ना बी की ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूफ किया हुआ है कि अगर एक बार एस नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो उसको हम टी इक्वल टू जीरो में डालेंगे, और अगर वो एस इक्वल टू जीरो आ गया एक बार, उसको हम टी नॉट इक्वल टू जीरो में ही जाएगा वो हमेशा। तो यार इन दो प्रॉपर्टीज के चलते ना हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में एस नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए कभी नहीं आ सकता। तो कभी भी अगर एस नॉट इक्वल टू जीरो है ना स्टार्टिंग में, तो ए कभी नहीं आ सकता, मतलब हमेशा ए जीतेगा ही जीतेगा। और अगर एस इक्वल टू जीरो है तो फिर बी जीतेगा, क्यों, क्योंकि यार बी तो इक्वली तेज है ना, बी को भी तो मालूम ही है कि एस इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा ना जो अगली स्टेट बी को बना के देगा ना, वो नॉट इक्वल टू जीरो वाली बना के देगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई फर्स्ट स्टेट है, यहाँ पे ए खेल रहा है, कुछ वैल्यूज है जैसे 1 2 3। अब जैसे इसका ना जोर जीरो है, इसका जोर जीरो आएगा। ठीक है, तो अब एक ही बार ही है ना, तो ए इसको कैसे चेंज कर सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो में ही चेंज कर सकता है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। तो बी को भी पता है कि अब जो उसको स्टेट मिली है ना यार, ये एक ना विनिंग स्टेट है। ठीक है, और जो ए के पास थी वो एक लूजिंग स्टेट थी। ठीक है, और एक बार अगर बी के पास विनिंग स्टेट आ गई तो यार क्यों ही मौका देगा उसको जीतने का। ठीक है, क्योंकि वो भी इक्वली तेज है। तो यही हमारा प्रूफ था यार निम गेम का, कि अगर सबका जोर जो पाइल्स में वैल्यूज दी हुई हैं, उन सबका जोर अगर जीरो आता है तो ए हार जाएगा, और नहीं तो फिर बी हार जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वल टू जीरो आया, जैसे हमने यहाँ देखा था इक्वल टू जीरो आया तो बी जीतेगा। ठीक है, क्योंकि वो बी को, ए जो है वो बी को नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू बना के देगा, फिर बी कभी भी उसको जीतने नहीं देगा। ठीक है, उसको कभी भी विनिंग स्टेट में नहीं आने देगा। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए कभी बी को विनिंग स्टेट में नहीं आने देगा, हमेशा बी को ना लूजिंग स्टेट पे ही देके मारेगा। ठीक है, ठीक है यार, इसको ना सबमिट भी कर लेते हैं। हैकर रैंक पे इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें ये यार सेम क्वेश्चन है कि नेम इज द फेमस, सॉरी, नेम इज द मोस्ट फेमस टू प्लेयर एल्गोरिथम गेम, द बेसिक रूल्स फॉर दिस गेम आर एज फॉलोज, वगैरह वगैरह। सेम चीज़ है जो मैंने बोला था ना, सेम है। ठीक है, तो अपना ना डायरेक्ट कोड करते हैं यार। ठीक है, बस रिटर्न देख लेते हैं क्या करना है। रिटर्न करना है हमें सेकंड और फर्स्ट। ठीक है यार, फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे भी हमको, कूल है। हाँ, यहाँ पे हमको वही है, वेक्टर दिया हुआ है। तो एक ना साइज मान लेते हैं, इंट n इक्वल टू फाइल डॉट साइज। ठीक है, साइज मान लिया, और एक आंसर मान लेते हैं कि यार आंसर में ना स्टार्टिंग में जीरो पड़ा हुआ है। तो फोर का लूप चलाते हैं, इंट i इक्वल टू जीरो से i इज लेस देन n तक। हमें क्या करना है, इसका सॉरी तो करना है। सॉर कैसे कर सकते हैं, ए एन एस इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए एन एस जोर फाइल ऑफ आई। ठीक है, ये लिख दिया। लास्ट में क्या करेंगे, इफ ए एन एस आई, सॉरी ए एन एस इक्वल टू जीरो, देन रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो कि बी जीतेगा, बी मतलब सेकंड जीतेगा। ठीक है, सेकंड, एल्स रिटर्न कर दो, सॉरी, रिटर्न कर दो फर्स्ट। ठीक है, ठीक है यार, हो गया, एक कोड हो गया, काफ़ी इजी कोड था, बस सबका सॉरी तो करना था। ठीक है, डायरेक्ट सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है यार, ये कर गया काम। ठीक है यार, तो यही प्रूफ था निम गेम का, और ना उसकी प्रूफ की ना फील होनी चाहिए कि यार वो प्रूफ क्यों काम कर रहा है। बाकी यार निम गेम पे ना फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन पाते हैं आगे, तो यार वो अगली वीडियो में देखते हैं कि यार वो कैसे करते हैं। तो अभी इस वीडियो के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप ना इसका ना माइजर निम, हाँ माइजर निम वाला क्वेश्चन सोच के आओ कि यार ये कैसे कर सकते हो। दो तरह के गेम होते थे ना, एक नॉर्मल और एक माइजर, इम्पार्शियल गेम के अंदर। तो जो हमने देखा था अभी वो निम था, नॉर्मल। नॉर्मल निम मतलब कि जो लास्ट में उठाएगा ना वो जीतेगा, और ये क्वेश्चन है माइजर निम। माइजर निम का मतलब जो लास्ट में उठाएगा ना वो हारेगा। बस इतना ही अंतर है निम और माइजर निम में। यार इसमें ना कुछ ना कॉर्नर केस है, लास्ट में कुछ कॉर्नर केस है माइजर निम में, तो इसलिए ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है निम वाले से, बट चीज ना निम वाली ही यूज होने वाली है कि एस इक्वल टू जीरो, टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वगैरह वगैरह वही चीज यूज होने वाली है। तो एक बार ना इसको ट्राई करना करने का। ठीक है, अगली वीडियो में ना ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं।